भाई मैं डीजीपी तक को सुनाता हूँ, मैं फ़ोन लाइन पर सीधे जोड़ देता हूँ उनको, बात करता हूँ, बताता हूँ, कहते हैं ठीक है तुरंत कराता हूँ। गठबंधन के साथियों ने लाठीचार्ज कराया है बच्चों पर, ज़रा वहाँ भी चले जाइए। देखिए जंतर मंतर पर इन लोगों का जाना इसलिए व्यवस्था इन लोगों की हो गई थी क्योंकि उसका इनको राजनीतिक लाभ लेना था। जो आज का वर्तमान जनता का जो मूल एजेंडा है, मूल मुद्दा है, उस मुद्दे पर विपक्ष कभी बात नहीं करना चाहता। मूल मुद्दे से हट करके विपक्ष। और उन्होंने एक बयान और दिया था कि ये लोग दिन भर राम 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 करते हैं और रात में चढ़ावा पार करते। तो माननीय अखिलेश यादव जी तो बाहर पढ़ाई करते थे, आए सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो यह बात समझना चाहिए। देखिए खुली आंख से सपना देखना, सपना सबको देखने का अधिकार है। खुली आंख से सपना देखना यह हमको लगता है कि देवा स्वप्न कहा जा सकता है इसको। एक बयान दिया था और उन्होंने बोला कि एक डिप्टी सीएम है, उनकी बात एक हवलदार भी नहीं सुनता, बात करता है जिसका कोई मतलब नहीं है। जनता, मैं खुद नहीं सुनना चाहता। अगर आपको बहस करनी है मित्र तो जाकर के रोजगार पर, शिक्षा पर, महिला सशक्तिकरण पर बात करिए। उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा इस पे बात करिए, रोजगार पर बात करिए, स्वास्थ्य पर बात करिए। बताइए नहीं होती। उन्होंने अपना एक प्रत्याशी आप ही के क्षेत्र अयोध्या में नाम अनाउंस कर दिया, पवन पांडे जी, क्या कहेंगे? तो वो तो बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है, चंद्रशेखर जी भी कर रहे हैं, हम भी कर दिए हैं, भाजपा भी भाजपा के अंडरस्टैंडिंग में है कौन सा प्रत्याशी होगा। तो ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। पवन पांडे जी उनके पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी तो घोषित करना ही है। चुनाव 27 का आ ही रहा है तो प्रत्याशी लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इसमें बहुत आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को समझा ले गए तो मैं कह सकता हूँ कि उनकी सीटों की मार्जिंग बढ़ जाएगी और एक अच्छा विपक्ष तैयार हो जाएगा। आज का जो विपक्ष है, विपक्ष सत्ता के सामने घुटना टेक दिया है। वो एजेंडे पर बात नहीं करना चाहता। जो एजेंडे जनता से जुड़े हैं उस पर कभी डिबेट नहीं करना चाहता। अभी आपने देखा ना, 3 दिन का सदन चला, जिस सदन में चर्चा हो जानी चाहिए थी 69,000 शिक्षक भर्ती वालों का, जिस सदन में चर्चा हो जानी चाहिए थी बेरोजगारी की, अशिक्षा की, कैसे हम रोजगार का सृजन करेंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा न हो करके लोग लेकर डब्बा पहुंच गए और कहने लगे चंदा चोर गद्दी छोड़। सब क्या है? अरे जो घटनाएं हो चुकी हो गई, प्रशासनिक आधार पर कार्रवाई भी हो गई, खत्म करिए उसको। अब आप उसको राजनीतिक तुल दे करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? आज हमारे प्रदेश का युवा क्या चाह रहा है कि भाई रोजगार हमको चाहिए, नौकरी चाहिए। इस पे बहस करो ना, आप बोर्ड बना के इसको लेके जाओ ना भाई। लड़कियों की पढ़ाई निःशुल्क हो, आप बोर्ड बना के उसको लेके जाइए ताकि पूरा देश देखे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान किया है तो मेरे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। आप लेके जाइए ना। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 नेशन 1 एजुकेशन का बोर्ड क्यों नहीं जाता है? इस पे बात क्यों नहीं होती है? निचले स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मूल एजेंडे से, जो आज का वर्तमान जनता का जो मूल एजेंडा है, मूल मुद्दा है, उस मुद्दे पर विपक्ष कभी बात नहीं करना चाहता। मूल मुद्दे से हट करके विपक्ष बात करता है जिसका कोई मतलब नहीं है। जनता, मैं खुद नहीं सुनना चाहता। आप चंदा चोरी की बात करेंगे यार, मोबाइल है, गूगल है, अब तो AI का ज़माना आ गया, हम खुद ही पढ़ लेंगे कहाँ क्या हुआ है। वीडियो चल रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है। अब नहीं पढ़ा लिखा अगर मैं हूँ तो एंड्रॉयड फ़ोन पर मैं बोल करके सब कुछ जान जाऊँगा। अगर आपको बहस करनी है मित्र तो जाकर के रोजगार पर, शिक्षा पर, महिला सशक्तिकरण पर बात करिए। उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा इस पे बात करिए, रोजगार पर बात करिए, स्वास्थ्य पर बात करिए। बताइए नहीं होती। नहीं, मैं पवन पांडे की चर्चा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने बोला कि एक डिप्टी सीएम है, उनकी बात एक हवलदार भी नहीं सुनता। और उन्होंने एक बयान और दिया था कि ये लोग दिन भर राम 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 करते हैं और रात में चढ़ावा पार करते। ये सब चीज़ें तो कहने की मात्र की बातें हैं। डिप्टी सीएम है, संवैधानिक पद है जी, और कौन ऐसा अधिकारी है जो नहीं सुनेगा? हाँ, उनका न सुनता हो अलग का विषय है। हो सकता है उन्होंने माननीय पाठक जी से कोई काम कहा हो और वो काम न हुआ हो, तो इसका मैसेज हो सकता है, इसका मैटर हो सकता है। हम लोग भी तो हैं, मैं तो किसी पद पर नहीं हूँ, मैं तो अपने पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मैं तो फ़ोन करता हूँ तो धड़ाधड़ सब सुनते हैं। हमारे नेताजी जिसको बोल दें उसको धड़ाधड़ सुनते हैं सब। मैं खुद उसका गवाह हूँ। अगर मेरे सामने 100 समस्या है तो मैं कह सकता हूँ कि 80 समस्या का समाधान होता है। तो ये पवन पांडे जी की समस्या है कि उनकी न सुनते हों लोग।
इसलिए ना सुनते हो क्योंकि जब उनका कार्यकाल रहा होगा तो उस समय जो प्रताड़ित किए होंगे अधिकारियों को, जिस प्रकार से धन उगाही होता था, प्रताड़ना मिलती थी, मतलब इंस्पेक्टर के कुर्सी पर समाजवादी का नेता जाके बैठता था, इंस्पेक्टर खड़ा रहता था, यह प्रक्रिया हुई होगी, इसलिए नहीं सुनता होगा उनका। पाठक जी की कौन नहीं सुनेगा, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। जब हमारी सुन लेते हैं तो पाठक जी तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहे जिसको चाहता हूँ उसको सुना देता हूँ। भाई मैं डीजीपी तक को सुनाता हूँ, मैं फ़ोन लाइन पर सीधे जोड़ देता हूँ उनको, बात करता हूँ, बताता हूँ, कहते हैं ठीक है तुरंत कराता हूँ। तो ऐसा नहीं है, उनके जो आरोप हैं वो निराधार है, पहला आपका। दूसरा, जो ये राम राम कहते हैं, पवन पांडे जी अयोध्या के हैं, शायद वो राम को नहीं मानते हैं। एक रावण भी था, अहंकारी नहीं बनना चाहिए। एक रावण भी था जो राम को नहीं मानता था, अहंकार में था। वो भगवान राम के जो उनका जो कार्यकाल था, भगवान राम का जो एक प्रकार से अयोध्या को लेकर के या फिर उसके नॉलेज में, रावण के नॉलेज में जो कुछ भी आ रही थी उसको सब झुठलाता चला जाता था कि राम एक युग पुरुष हैं, भगवान श्री राम जो हैं उनका दैवी अवतार है वगैरह वगैरह। तो वो रावण उसको स्वीकार नहीं करता था। उसके अंदर एक अभिमान था कि सर्वस्व में मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ। उसने सबको अपने अधीन कर लिया था। लेकिन एक मानव स्वरूप में आए हुए भगवान, उन्होंने रावण को के अहंकार को तोड़ा। जो व्यक्ति राम को नहीं मानता था, मरते मरते जय श्री राम कह के मर गया। तो पवन पांडे जी को यह बात समझनी चाहिए। वो अयोध्या है, अयोध्या में जय श्री राम कहना अपने आप में गर्व की बात है, फ़क्र की बात है कि हम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रहते हैं और अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बना। और वो राम मंदिर में उत्तर प्रदेश के कम लोग जाते हैं दर्शन करने, लेकिन पूरे विश्व से लोग वहाँ आते हैं दर्शन करने। यहाँ कहते हैं ना, घरे के मुर्गी साग बरोबर होला। तो पवन पांडे जी को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मैं ये ज़रूर उनसे कहना चाहूँगा, अगर हमारी आपकी खबर उनके तक जाए तो आप भी राम राम करिए, नैया पार हो जाएगी आपके। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव जी दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी प्रोटेस्ट में गए, तो आपके पिताजी ने एक ट्वीट किया है, प्रिय मित्र क्या आप झारखंड जाएंगे? सही बात है भाई, जंतर मंतर पर उनको ये लाभ दिख रहा था तो उनको झारखंड जाना चाहिए। अब तो बाबूजी प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए प्रश्नों का अंबार लगा दिए हैं हम। आप तो फ़ोन करके सीधे बात करते हैं। आप फ़ोन करके पूछिए कि आप झारखंड जाएंगे। उठावे तब ना, मैसेज पूरा झोंक के देता हूँ उनको, मैसेज जो हमारे दिमाग में सब देता रहता हूँ। लेकिन अब फ़ोन उठाते नहीं हैं। फ़ोन उठावे तो हम कह दें कि भैया एक दौरा झारखंड का भी लगा लीजिए, जाइए वहाँ समर्थन दीजिए। आपके गठबंधन के साथियों ने लाठीचार्ज कराया है बच्चों पर, ज़रा वहाँ भी चले जाइए। देखिए, जंतर मंतर पर इन लोगों का जाना इसलिए व्यवस्था इन लोगों की हो गई थी क्योंकि उसका इनको राजनीतिक लाभ लेना था। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई कि कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं ले पाया, बल्कि जो बच्चे चाहते थे वही हुआ। तो सरकार कहती भी तो है भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो बच्चे छात्र आंदोलित थे, उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा भी किया गया। तो माननीय अखिलेश यादव जी अवसर, आपदा में अवसर निहारते रहते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा कि अगर सुन रहे हों तो मैं चाहूँगा कि अखिलेश अंकल जी आप भी जाइए, जा कर के झारखंड में बच्चों का समर्थन करिए। शिवपाल चाचा ने कहा कि 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और आजम खान गृह मंत्री। हाँ, ऐसे अपराधियों को गृह मंत्री बना दे जो जेल में हो। और एक बात और बोले कि समाजवादी सरकार आएगी तो जितने मुकदमे भाजपा सरकार में लगे हैं सब हटा दिए जाएंगे। तो इतने जो अपराधी टहल रहे हैं, तो ये सब अपराधियों का हौसला नहीं बढ़ रहा है, इससे मनोबल बढ़ रहा है ऐसे लोगों से। अब अगर आजम खां गृह मंत्री बनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे पढ़ लिख करके? जो हमारे जैसे हजारों युवा राजनीति में हैं, वो समाजवादी पार्टी के ही, हमको गृह मंत्री थोड़ी बनना है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के जो हजारों युवा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, निचले स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, वो कब बनेंगे भाई? क्या आजम खां ही एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिनको गृह मंत्री बनाया जाएगा? अगर आजम खां जी को गृह मंत्री बनाने का स्टेटमेंट माननीय शिवपाल यादव जी दे रहे हैं, तो फिर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का स्टेटमेंट भी कभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी नहीं दिए थे। मुख्यमंत्री तो बनना था तो शिवपाल यादव जी को बनाना चाहिए था। ये माननीय अखिलेश यादव जी तो बाहर पढ़ाई करते थे, आए सीधे मुख्यमंत्री बन गए। तो यह बात समझना चाहिए। देखिए, खुली आंख से सपना देखना, सपना सबको देखने का अधिकार है। खुली आंख से सपना देखना, यह हमको लगता है कि देवा सपना कहा जा सकता है इसको। पंचायत चुनाव कब तक हो जाएंगे?
विधानसभा का चुनाव अगर आगे टला, अप्रैल तक गया, तो नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि गांव में रह रह के चर्चा हो जाती है कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लोग प्रचार प्रसार करने लगते हैं। स्वाभाविक तौर पर है, कोर्ट का निर्देश भी आ रहा है, जजमेंट कोर्ट नहीं दे पा रहा है स्पष्ट रूप से। अगर जजमेंट स्पष्ट रूप से दे दे कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल चुनाव करावे, तो एक टाइम पीरियड ले करके चुनाव हो जाएगा। चुनाव की सारी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। जजमेंट का जो पिटीशन दाखिल किया गया था, उसमें जजमेंट आ जाए तो चुनाव तो हो ही जाएगा। नेताजी हमारे तैयार हैं चुनाव के लिए। तो आपने सुना, हमारे साथ अरविंद राजभर जी थे, और अभी ये पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और 2027 में जल्दी पंचायत चुनाव होंगे।